जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली बच्चों, क्लास 12th के हिस्ट्री, हिंदी में कहें तो आपके इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है ये 29 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए हमने आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर और साथ ही एक सैंपल जो आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड, जो कि मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपकी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है हिस्ट्री की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जो हर क्वेश्चन होगा मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स बिगिन। ओके, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता बता देते एक बार। आपको कोई यहाँ पे एक सेट मिल जाएगा, यहाँ पे एक कोड रहेगा, यहाँ पे एक सीरीज और यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, पेपर में आपका एक मैप रहेगा, ठीक है, 5 नंबर का, और 34 टोटल क्वेश्चन होंगे। 10:30 से 1:30 का आपका पेपर होता है। पेपर की कोड है आपकी 027 और पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की है, वेटेज है 80 मार्क्स। ठीक है, आप पेपर के पैटर्न को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। 5 खंड में पेपर आपका डिवाइड रहेगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 34, जिसमें से आपका जो खंड ए रहेगा, खंड नंबर ए, इसमें आपके टोटल आएंगे बच्चों 21 एमसीक्यू। ठीक है, खंड बी में जो है वो 22 से 27 आपके 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 में आपको चॉइस मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन के अंदर में चॉइस मिलेगा। ठीक है, खंड सी में आपके 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 28 से 30, और इसमें आपको तीनों क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। फिर यहाँ पे आपका खंड नंबर डी आ जाएगा, 4 मार्क्स की 3 क्वेश्चन होंगे सोर्स बेस्ड, और खंड ए में एक मैप आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 5 मार्क्स का। ठीक है, तो हम इसे भी 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट आपका जो ए है और बी है। ठीक है, यानी कि आज के इस पार्ट नंबर 1 में हम आपके टोटल जो 21 एमसीक्यू है इसे करेंगे, और 3 नंबर के जो 6 क्वेश्चन है इनको कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में बाकी आपका 8 नंबर वाले क्वेश्चन बच जाता है, 4 नंबर वाले 5 नंबर के मैप बच जाता है। इसे हम पार्ट 2 में बता देंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पे दे देंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ सकते हैं, सेक्शन ए में 21 एमसीक्यू, सेक्शन बी में 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड, सेक्शन ई में 5 नंबर का एक मैप आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया हमारा आज का पूरा इंट्रोडक्शन। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अभी हम करेंगे 21 एमसीक्यू सेक्शन नंबर ए में। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जब वीडियो एंड होगा तो आपने सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ईमानदारी से कि 21 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर ए है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है, महात्मा बुद्ध के। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने इनमें से किस दृश्य को देखा था। सिद्धार्थ जो थे, जब उन्होंने अपने रफ्तार को राजमहल से बाहर की जो शहर की यात्रा थी उसके लिए मना लिया था, तब वो निकले थे पहली यात्रा पर बाहरी दुनिया। तो किन दृश्य को देखा था? क्या उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, क्या उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, क्या उन्होंने शव तथा एक सन्यासी को देखा था, या फिर इन सभी को उन्होंने देखा था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को भी देखा था, एक बीमार व्यक्ति को भी देखा था, एक शव और सन्यासी को भी देखा था, और ये उनकी पहली यात्रा ही उनके जीवन को चेंज करने वाली थी, जिसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। कब? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इस बेसिकली घटना को महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। याद रखना, गृह त्याग 29 में किया गया था और इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं आपको देता चलूंगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से पढ़ लेंगे। विच ऑफ दी सीन्स डिड सिद्धार्थ सी व्हेन ही वेंट फॉर अ टूर ऑफ कपिलवस्तु? यहाँ पे सभी को देखता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए यहाँ पे मिलान की बात आ गई है। एक तरफ स्थान दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में और एक तरफ है विशेषता। ठीक है, तो आपको जो सबसे इजी लगता है आप वो देख लो। तो भाई मेरे हिसाब से सबको अच्छा लगता होगा अफगानिस्तान का। क्या है, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है,
अफगानिस्तान से क्या मिला है हमें? नहरों के अवशेष मिले हैं, और धौलावीरा से हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली से हमें मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं, और राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, दोबारा समझा दूं, देखो चोलिस्तान और बनावली से हमें क्या मिला है? मिट्टी के हल्के प्रतिरूप, यानी कि पहले का हमारा बी है। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी कि दूसरे का हमारा सी है। अफगानिस्तान से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी कि इसका जो है हमारा बेसिकली एक सेकेंड, हाँ तीसरे का हमारा डी हो जाएगा। ओके, एंड धौलावीरा से हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं, यानी कि इसका जो है हमारा फोर्थ का ए हो जाएगा। तो अब हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और यही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? ओके, अब इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लेंगे। फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा, सेकंड का आपका सी, थर्ड का आपका डी हो जाएगा, फोर्थ का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, द आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है बच्चों कि वह पहला शासक कौन सा था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? क्या नाम था उस शासक का? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सभी को इसका आंसर पता होगा। जिसने ये कार्य किया था, किसने किया था भाई? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। ठीक है, Who was the first ruler to get masses written on natural stones and polished pillars for his officials and subjects? That is Ashok. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक ऐसा वर्ग जिसे 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उसे फिर जाति व्यवस्था में रखा गया। ठीक है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे नहीं रख सकते थे? तो वैश्य और शूद्र ये तो भाग हैं, तो ये तो हट ही जाता है। बाकी क्या जंगलों में रहने वाले निषादों को हम वर्ण व्यवस्था में नहीं ला पाए थे? क्या वे लोग जो व्यवसाय करते थे जैसे स्वर्णकार, चरमकार, इनको हम वर्ण में नहीं ला पाए थे? या फिर ये 1 और 2 दोनों सही है? कौन सा राइट है इसमें से? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे डी, यानी कि जंगलों में रहने वाले निषादों को और व्यावसायिक वर्ग, स्वर्णकार, चरमकार, इन सभी को वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया था, बल्कि जाति व्यवस्था में रखा गया था। ठीक है, ये आंसर है इसका। ओके, विच इज द क्लास विच वाज नॉट पॉसिबल टू बी अकोमोडेट इन द 4 वर्ण सिस्टम? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। कंप्लीट है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई छवि को पहचानना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पेड़ सा बना हुआ है। ठीक है, एक पेड़ सा बना हुआ है, और यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये किस चीज को दर्शा रहा है? क्या ये धम्म चक्र प्रवर्तन को दर्शा रहे हैं, बोधि वृक्ष की पूजा को दर्शाया जा रहा है, स्तूप की पूजा को दर्शाया गया है, या फिर निर्वाण को दर्शाया गया है? किसको यहाँ पे दर्शाया गया है भाई? तो इस संबंध में मैं आपको आपकी किताब दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि ये जो तीनों चित्र हैं ये किनके प्रतीक है। ठीक है, तो आपका ये जो चित्र नंबर 1 है, ये वाला, इसका संबंध है बच्चों धर्म चक्र प्रवर्तन से। किससे? धर्म चक्र प्रवर्तन से, जहां पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, उसके बारे में। ठीक है, अब ये दूसरा आपको ये चित्र दिख रहा है, ये बेसिकली स्तूप की पूजा को दर्शाता है। किसका है ये स्तूप की पूजा को दर्शा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्तूप की जैसी ये आकृति है ना, ये स्तूप की पूजा को दर्शाता है। और सबसे आखिरी क्या है? ये जो है ना हमारे ये वाला क्वेश्चन, जो कि हमारे पेपर में भी यहाँ पे लिया गया है, ये किसको दर्शा रहा है? ये बोधि वृक्ष की पूजा को दर्शा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो बोधि वृक्ष है उसकी पूजा को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, जहाँ पे उन्हें प्रथम बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ गया आप सभी को? पूरे के पूरे तीनों चित्र अब कोई सा जाएगा, आसानी से कर देंगे आप। चलिए, आगे दिया हुआ है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। समझा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, दैट इज वर्शिप ऑफ बोधि ट्री एंड वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव्स हिज फर्स्ट सर्मन, दैट इज सारनाथ, यूपी। आगे, किस विदेशी यात्री का झुकाव गणित की तरफ ज्यादा था? ठीक है, यानी कि गणित में जैसे होता है ना कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसकी व्याख्या करते हैं और उसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो यात्री था, इसका भी कुछ ऐसा ही अंदाजा था लिखने का, इसके ग्रंथ वगैरह का। तो ये कौन सा था? क्या ये फ्रांसवा बर्नियर था, अल बिरूनी था, इब्न बतूता, या फिर बुकानन था? कौन था भाई जिसका झुकाव गणित की तरफ था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
Which foreign traveler was more inclined towards mathematics? That is al-Biruni. क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये एक ऐसी दरगाह थी बच्चों जो कि दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे यात्री आते थे इस दरगाह की जियारत करने के लिए। क्या नाम था दरगाह का? शेख नजीरुद्दीन की दरगाह थी, शेख फखरुद्दीन की दरगाह थी, बख्तियार काकी की दरगाह थी, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। किसकी दरगाह थी यहाँ पे भाई? ठीक है, जो दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, द दरगाह वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग दिल्ली एंड गुजरात, सो मेनी ट्रेवलर्स यूज्ड टू विजिट हियर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन दिया है बच्चों, नल हीरा दिव्य प्रबंधम का अर्थ क्या है? ध्यान से समझिएगा, नल हीरा दिव्य प्रबंधम का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब होता है 3000 श्लोकों का काव्य संकलन, 4000 पावन रचनाएं, या फिर 8000 कहानियों की रचनाएं, या फिर 4000 व्यक्तियों की रचनाएं? क्या मतलब होता है नल हीरा दिव्य प्रबंधन का? ठीक है, क्या मीनिंग है बेसिकली इसका? द मीनिंग इज 4000 पावन रचनाएं। ठीक है, यानी कि 4000 होली क्रिएशंस इज द मीनिंग ऑफ नल हीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन कारण दिए गए बच्चों। अभिकथन हमारा क्या कहता है कि वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई हैं। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई है। बिल्कुल ठीक है बात भाई, वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है। बहुत तरीके की पूजा पद्धतियां हैं, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। ठीक है, मतलब अभिकथन क्या कहता है कि 10 अवतार की परिकल्पना की गई। कारण क्यों बताता है? क्योंकि जब पापियों का प्रभाव बढ़ता चला जाता पूरी दुनिया में, व्यवस्था खत्म हो रही थी, नाश की स्थिति आ रही थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान ने अलग अलग 10 रूपों में अवतार लिया था। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ सर? अभिकथन भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट है भाई। आगे इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे आप, असर्शन ठीक है, रीजन भी हमारा ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली राइट। ओके, नाउ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य में किस मंदिर का उपयोग केवल राजा और उनके परिवारों के द्वारा किया जाता था? ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे बेसिस और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। कमल महल, ये बेसिकली एक ऐसा महल था जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी मिली नहीं। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, ये भगवान विरूपाक्ष यानी कि शिव के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, जो शिव के पूज्य माने जाते थे। ठीक है, महानवी डिब्बा, इसकी कहानी तो आप सभी को पता ही है। हजार राम मंदिर एक ऐसा मंदिर था जिसमें रामायण, ठीक है, रामायण से संबंधित जो घटनाएं हैं उसके चित्र बने हुए थे। ठीक है, तो इतिहासकार ऐसे बातें बताते हैं, जो साक्ष्य ने उसके हिसाब से संभवतः हजार राम मंदिर का उपयोग केवल और केवल विजयनगर के जो राजा होते थे और उनके परिवार होते थे, ये क्या करते थे? किस मंदिर का उपयोग? हजार राम मंदिर का। ठीक है, समझ गए? मानव डिब्बा एक बड़ी संरचना है, विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शिव के मंदिर के रूप में दर्शाया गया, ये चीजें। इंग्लिश में दिया हुआ है, विच टेम्पल इन द विजयनगर अंपायर वाज यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली, दैट इज हजार राम मंदिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, आगे चल के इस क्वेश्चन 11 का एक मैं बड़ा पार्ट आपको समझाऊंगा। जजमानी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है भाई? तमिलनाडु से, केरल से, बंगाल से, या फिर कर्नाटक से? तो किससे है भाई? बंगाल से। कहां पे थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई थी जजमानी व्यवस्था, तो ये वो चीज है। जजमानी सिस्टम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दैट इज बंगाल। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो स्थायी बंदोबस्त था, ये कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, 1789 में विलियम ने, 1703 में बहादुर शाह जफर, ये तो आप हटा ही दीजिए, 1693 में सर विलियम जोन्स ने, ये भी हटा दीजिए। बस दो आपको दो में से बताना है, विलियम ने या फिर कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था भाई स्थायी बंदोबस्त? तो कोई गवर्नर वगैरह रहा होगा, उसने लागू किया होगा। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, व्हेन एंड व्हाई whom the permanent settlement was implemented? कॉर्नवालिस in 1973। चलिए, अब यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट होंगे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। कथन क्या है? सबसे पहला, कृष्ण देव राय का संबंध
तुलुव वंश से था। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुआ, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है, तुलुव वंश से। दूसरा इसी इन्हीं के बारे में, इनका जो शासन काल है वो कितना था, तो शुरुआत हुई थी 1509 से और एंड हुआ था 1529 में, यानी कि तकरीबन 20 साल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने सन 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो एक क्षेत्र होता था जिसे हम दोआ बोलते थे, मतलब हम बोलते दैट मीन्स कि वहां पे बोला जाता था, उसको जीता था और विजयनगर में शामिल कर लिया था। इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर ही विजयनगर के पास में ही एक उपनगर की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था नगलपुरम। ठीक है, और इन्होंने राज्य आरोहण के समय विठल मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण कराया। ये वाला कथन गलत है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो विठल मंदिर के बारे में है ही नहीं, इनका संबंध है बेसिकली विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में। ठीक है, किसके संबंध में, विरूपाक्ष के संबंध। तो मतलब क्या होगा, फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम कौन सा चुनेंगे, ए, बी और सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझो आपको क्या क्या समझ में आया। पहली बात, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है बच्चों, तुलुव वंश से। इनका काल की शुरुआत कब हुई थी, 1509 से और एंडिंग 29 पे। दूसरा, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। ठीक है, कब इसको मिला लिया गया था विजयनगर में, 1512 में। इन्होंने विजयनगर के उपसमीप एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी, वो किसके नाम पर, माता जी के नाम पर, या फिर माता जी के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की थी, नगलपुरम। ठीक है, इनका संबंध बेसिकली विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे ये अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम अंदर से समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा राइट है, बट फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बात करेंगे, अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी, तो इसका आंसर मैं पिछली वीडियो में 3 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। कब थोपी गई थी भाई, 1801 में। ठीक है, व्हेन वाज द सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज्ड इन अवध, 1801। कंप्लीट। आगे, अभिकथन कारण क्या कहता है, अभिकथन कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। 15 अगस्त 1947 जब भारत को आजादी मिली तो बहुत सारे नेता क्रांतिकारी लोग उत्सव मना रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी दिल्ली की राजधानी में नहीं थे, वो कहाँ गए थे, कलकत्ता। और कलकत्ता में होने के बावजूद भी उन्होंने आजादी के वहां पर मनाए गए उत्सव में भाग नहीं लिया। क्यों भाई, कारण ये था, गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिला। अर्थात महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि हमारा भारत अखंड भारत बनेगा और आजाद होगा तो हिंसा वगैरह कुछ नहीं होगी, लेकिन उनका जो प्यारा राष्ट्र भारत का जो सपना था वो अब 2 पार्ट में टूट चुका था, हिंदू और मुसलमानों के पार्ट पे। ठीक है, और भारत का फाइनली विभाजन भी हो चुका था, तो इसीलिए वो उत्सव वगैरह में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो जो अभिकथन यहाँ पे बताया गया है उस संबंध में कारण यहाँ पे बिल्कुल सही है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट है भाई। आगे असर्शन रीजन देखेंगे तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक ही है, यहाँ पे ए हमारा राइट हो जाएगा। कंप्लीट। आगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों 1931 में। कब, 1931 में। व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट बेसिकली टेक प्लेस, दैट इज 1931। आगे बड़े ध्यान से समझिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कब किया गया था, तो आप सभी को पता होगा कब किया गया था भाई, 16 अगस्त 1946 को किया गया था। When did Muslim League announce direct action day, that is 16 अगस्त 1946। कंप्लीट। 48 दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से श्रेणी का कार्य इनमें से कौन सा नहीं था, तो श्रेणी इसलिए व्यापारिक संघ होता था। ठीक है, तो व्यापारिक संघ कच्चा माल खरीदती थी, कच्चे माल से माल को तैयार करती थी, बाद में जाके बाजार में बेच देती थी, लेकिन अधिकतम खुदरा मूल्य स्वयं ही तैयार करना ये गलत है, क्योंकि ये वहां की गवर्नमेंट यानी राजा वगैरह किया करते हैं। ठीक है, तो आपका बी रॉन्ग हो जाएगा। कंप्लीट है। द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैटेगरी असाइनमेंट, ऑटो जनरेट मैक्स रिटेल प्राइस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वन। कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19, ये मैंने क्वेश्चन आपको कल ही करवाया था। कुंती और निषादी नामक लघु कथा किसकी लेखनी है, दैट मीन्स कुंती और निषादी, ये जो नामक लघु कथा है ये किस व्यक्ति ने लिखी है, क्या ये मेगास्थनीज ने लिखी है, बिल्कुल नहीं, तो मौर्य साम्राज्य के संबंध में एकलव्य ने लिखी है,
या फिर महाश्वेता देवी ने या फिर कृष्ण के जन्म की कहानी है। बेसिकली ये खुद एक वो है कवि एक लघु कथा है। हमें लेखन बताना किसने किया है इसका, तो लेखन किया बच्चों कुंती और निषादी पुस्तक का महाश्वेता देवी ने। Who wrote the short story कुंती और निषादी ऑफ महाश्वेता देवी। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में डैश का अभाव था। तो भारत में किसका अभाव था, ठीक है, जिसमें ये कहता है कि भारत और यूरोप में अगर भिन्नता है तो उसका केवल एक ही मेन कारण है। वो क्या है? क्या यहाँ पे सरकार का भूस्वामित्व है, निजी स्वामित्व का यहाँ पे अभाव है, व्यापार है, या फिर सरकार की कठिन नीतियां हैं? तो ये क्या कहते हैं बर्नियर? ये कहता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो मूल भिन्नता है इसका सबसे बड़ा कारण होता है सरकार का भूस्वामित्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अभाव था। तो अभाव किसका था? वो ये तो कहता है कि यहाँ पे सरकार जो भूस्वामित्व पर अपना मतलब भूमि पर अपना नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो किस चीज का अभाव हुआ? अभाव हुआ निजी स्वामित्व का, ठीक है, क्योंकि जब निजी स्वामित्व रहेगा तो लोग अपनी जमीन को अपने बेटे परपोते तक देने की उनके अंदर क्षमता रहती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार वगैरह भूमि को और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐसा होगा ही नहीं, सरकार का भूस्वामित्व होगा, तो दोनों के बीच में भिन्नता तो बढ़नी है। सिंपल सी बात है। यूरोप में निजी स्वामित्व है लेकिन भारत में सरकारी भूस्वामित्व है, इसीलिए अभाव किसका है? निजी कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्नियर, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप was to absence of dash in India private land ownership। कंप्लीट। आगे 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था जिसका नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया था? ध्यान से समझिएगा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का नेतृत्व हुआ, उसका नेतृत्व किया था, मतलब उद्भव हुआ था। नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था इसका? ये मैं समझा। किसने किया था भाई? वासवन्ना ने, ठीक है, वासवन्ना ने। और वासवन्ना के जो अनुयायी थे वो अलवार और नैनार कहलाते, ठीक है। नैनार और लिंगायत इनके कुछ कुछ बातें समान ही होती हैं, बस एक चीज को छोड़ के, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका? आंसर है हमारा यहाँ पे कंप्लीटली ए वाला। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इन दी 21st सेंचुरी अ न्यू मूवमेंट इमर्ज्ड इन कर्नाटक which was lead by which ब्राह्मण, दैट इज वासवन्ना। कंप्लीट है। ओके, तो इस तरीके से हमने अपने आज के इस सेशन का जो सेक्शन नंबर ए था 21 MCQs बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ठीक है भाई। तो आई होप आप सभी को सेक्शन ए तो बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। बट अभी यहाँ पे आपका ये वीडियो खत्म नहीं हुआ। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी। पहले ही क्वेश्चन में चॉइस मिल गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन में 22 कहता है चांडालों के कर्तव्य किस ग्रंथ में दिए गए तथा वह क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर, बहुत छोटा सा है, सभी को पता होगा। चांडालों के कर्तव्यों की सूची हमें मनुस्मृति में मिलती है। इनके अनुसार चांडालों को गांव से बाहर रहना होता था, यानी कि गांव में वो रहते नहीं थे। लोगों के द्वारा जो बर्तन यूज कर लिया जाता था उस बर्तन का इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता था। मरे जो लोग हुआ करते थे उनका ये दाह संस्कार करते थे, अंतिम संस्कार करते थे। साथ ही जो मरे हुए लोगों के कपड़े वगैरह होते थे, उनके जो आभूषण होते थे लोहे वगैरह के, क्योंकि सोना कौन छोड़ेगा, चांदी कौन छोड़ेगा, लोहे वगैरह वाले होते थे, तो ये उनको पहना करते थे, ठीक है, एक वधिक के रूप में काम करते थे। और साथ ही इन्हें गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी। तो मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची दी गई है और ये उसके कर्तव्य हैं जो उसे निभाने पड़ते थे, ठीक है। बेसिकली ब्राह्मण चंडालों को देखना तक पसंद नहीं करते थे, वो ऐसा मानते थे देखेंगे तो हमारा आज का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मान, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है और ये वाली बात। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा वाले क्वेश्चन में। क्या दिया गया बच्चों? महाभारत काल में स्त्री के गोत्र के नियम क्या थे तथा क्या इनका सर्वत्र पालन होता था या नहीं, समझाइए। तो पहले आपको यह समझना होगा प्रत्येक जो व्यक्ति उसके गोत्र का जो नाम था वो किस आधार पर रखा जाता था। तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था तथा जो सदस्य होते थे वो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। जैसे मान लेते हैं किसी वैदिक ऋषि का नाम है भारद्वाज, तो उसके जो वंशज हैं उसका वही गोत्र बनेगा, वही उसके वंशज कहलाते थे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट नियम होते थे। पहला क्या कि विवाह के पश्चात
स्त्रियों को अपने पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। जैसे ये जो का स्त्री है, इसका गोत्र है ए, ठीक है। और उसके बाद में इस लड़की का जो विवाह है वो इस खा व्यक्ति के साथ में होता है जिसका गोत्र होता है बी। तो शादी के बाद में इस लड़की को अपना एक गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र को अपनाना होगा, गोत्र लड़की का बी बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा नियम है वो इसका एक छोटा रूप है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। जैसे इस लड़की का गोत्र मैंने ए बताया आपको, ठीक है। तो जो लड़के का गोत्र होगा वो ए नहीं होगा, आपस में एक ही गोत्र वाले संबंध नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं हमें इसके कुछ अपवाद भी मिले हैं। जैसे कुछ सातवाहन शासक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुपत्नी प्रथा को अपनाया हुआ था, ठीक है। और इस बहुपत्नी प्रथा में भी इनकी जो रानियां हुआ करती थी, उन रानियों में उनके राजा के जो ये राजा होते सातवाहन शासक, उनके गोत्र नहीं होते थे, बल्कि जो रानियां थी उनके जो पिता होते थे, ठीक है ना, उनके मायके के पिता, उनका गोत्र हुआ करता था, ठीक है। ये चीजें थी, तो इससे पता चलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो अपने पिता के गोत्र को धारण किए हुए थी शादी के पश्चात भी, ठीक है। साथ ही बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था, ठीक है। ये चीजें बाकी जो सातवाहन राजा थे, इनको उनके मातृ नाम से भी संबोधित किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं माताएं भी महत्वपूर्ण रही होंगी, ठीक है। लेकिन एक बड़े शासन के लिए ऐसा देखा नहीं गया होगा, है ना। ये चीज है, तो समझ में आ गया गोत्र के दो नियम और सातवाहन शासक की जो पत्नियां थी, इनके नाम के पीछे पिता के गोत्र का होना और माता के नाम से कई बार संबोधित करना, ये आप बता देंगे तो सिंपल सिंपल सा आपका ये आसन हो जाता है, ठीक है। चंडालों के कर्तव्य मनुस्मृति में मिलते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और बाकी के आपके जो बात है गोत्र के दो नियम यहाँ पे आ जाते हैं, असली हो जाएगा सिंपल सा। इंग्लिश में इन विच बुक द ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स आर गिवन एंड व्हाट आर दे, तो किसमें दिया गया भाई, मनुस्मृति में दिया गया। क्या है ये जो थे ये बेसिकली आउटसाइड रहते थे, ठीक है, लिविंग क्या करते थे, आउटसाइड ऑफ विलेज, ठीक है। ये क्या यूज करते थे, बेसिकली जो डिस्क्रेडिटेड वर्क एज ए लॉयर, ठीक है ना, ये चीजें थी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट वर द रूल्स ऑफ वुमेन्स गोत्र इन द महाभारत पीरियड एंड वर दे फॉलोड एवरीवेयर, यस या नो। चलिए देखते हैं, तो गोत्र क्या था, ठीक है। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट इसके रोल क्या थे वो यहाँ पे बता देंगे, एंड सम एक्सपेक्टेशंस आर अवेलेबल, ठीक है। वो क्या थे, सातवाहन रूलर्स एंड सातवाहन किंग्स वर एड्रेस्ड बाय देयर मैटरनल नेम्स, वो यहाँ पे दिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है बच्चों क्वेश्चन। विजयनगर में किलेबंदी से प्रभावित होकर फारस के राजदूत का विवरण। फारस का राजदूत इन द सेंस आपको अब्दुल रज्जाक के बारे में बात करें, अब्दुल रज्जाक के बारे में, ठीक है। तो क्या था भाई फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक का विवरण, बेसिकली 15वीं शताब्दी में काली काट से ये आया था और वह यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी जब उसने देखी तो ये हैरान हो गया, अरे वाह क्या खतरनाक किलेबंदी कर रखी है, क्योंकि इस किलेबंदी के अंदर न केवल शहर की बल्कि खेतों और जंगलों की भी किलेबंदी की गई थी, ठीक है। जिसमें सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे जो इस किलेबंदी में उपयोग किए गए थे, इसलिए ये एक दूसरे पर टिके थे, ठीक है। इन्हें जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग वगैरह नहीं किया गया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास होते थे, ठीक है। वहीं डोमिंगो पेस्ट लिखता है कि पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत थी, जिसमें खेतों से जहां धान उगाया जाता था वहां कटाई उद्यान था, वहां जंगल था, सिंचाई के लिए नहरें थी, हौजों का निर्माण किया गया था। ये सभी उस किलेबंदी के अंदर ही होता था, ठीक है ना। ये यहाँ की विशेषता है, तो याद रखेंगे अब्दुल रज्जाक के बारे में क्या क्या बात है। ये काली काट से आता है 15वीं शताब्दी में, यहाँ की किलेबंदी देखी तो हैरान रह गया, क्यों भाई इसने देखा किलेबंदी नॉर्मली राजमहल की होती है, लेकिन यहाँ पे राजमहल छोड़ो, शहर भी छोड़ो, यहाँ पे खेत खलियान जंगल की भी किलेबंदी हो रखी है, ठीक है। साथ ही इसकी जो सबसे बाहरी दीवार है किलेबंदी की,
ये शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को भी आपस में जोड़ती है, जिससे कोई भी आक्रमण आसानी से ना कर सके। अब्दुल रज्जाक लिखते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी सदी में जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हुआ करते थे। ये जो डोमिंगो पेश वाली कहानी है ना बच्चों, ये आपके सांस्कृत में नहीं लिखनी है, बस मैंने आपको समझा दिया है ना। चलिए इंग्लिश में आ जाएगा, राइट द डिटेल्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्वड इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशंस इन विजयनगर। ठीक है, आपके सामने ये आंसर आ जाता है और आप इसे बढ़िया तरीके से यहां से पढ़ भी सकते हैं। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन वैसे 8 नंबर का, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर में आ गया है, बट ये 8 नंबर का प्रश्न है। मैं दोनों समझाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। दिया गया है, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद द्वारा अंजाम दी गई विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि हड़प्पा समाज में हम कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अमीर गरीब रहते होंगे। ठीक है, तो 2 विधियां अपनाई जाती हैं, वो हमें समझानी है। एक है शवाधान, ठीक है, और दूसरी है बच्चों विलासिता की वस्तुएं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं भाई, शवाधान का मतलब क्या है। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे, ये अंतिम संस्कार स्वरूप क्या करते थे, अपने मृतकों को दफनाया करते थे। ठीक है, और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और ये कहते थे कि इनके साथ में जो भी वस्तु अभी रखेंगे, ये अगले जन्म में उनको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब वहीं जब ये दफनाते थे तो 2 तरीके की कब्र मिली है। ठीक है, एक वो कब्र जिसमें जैसे अमीरों की कब्र होती थी, तो कब्रों की चिनाई की जाती थी और इन कब्रों से हमें आभूषण, बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं वगैरह इससे मिली है। तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे अमीर वर्ग रहा होगा। वहीं जो गरीबों की कब्रें हैं, यहाँ से हमें केवल रोजमर्रा की वस्तुएं वगैरह मिलती हैं। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में हमें आभूषण मिले, यानी कि लोग आभूषणों को इंपॉर्टेंस देते थे। यह आपका छोटा सा एग्जाम्पल होता है, आपको उसको लिखना नहीं है। ठीक है ना, 3 नंबर में, 8 नंबर में आपको लिख देना। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है बच्चों विलासिता की वस्तुएं। बेसिकली विलासिता की वस्तुओं का क्या मतलब है, जब समाधान से जो वस्तु हमें मिली, चाहे वो अमीर के कब्र से मिली और गरीब के कब्र से, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि जो वस्तु है वो प्रथम वर्ग की है या फिर उपयोग वस्तु है। अर्थात पहली बात हम ये देखते हैं कि ये जो वस्तु है, क्या ये दैनिक उपयोग की वस्तु है, क्या ये चक्की है, मृदभांड है, सुइया या फिर झावा है। ठीक है, या फिर पत्थर अथवा मिट्टी से समान पदार्थ जिसे आसानी से बनाया जा सकता था, ये वैसी वस्तु है। क्योंकि जिसे मिट्टी से, पत्थर से आसानी से बनाया जा सकता होगा, ये किसके बारे में दर्शाता है, गरीबों के बारे में। ठीक है, द्वितीय वर्ग अर्थात महंगी व दुर्लभ वस्तुएं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े सोने वगैरह या फिर बड़े बड़े ऐसे वस्तुएं जिनका निर्माण स्थानीय तौर पर नहीं होता था, बड़े ऑर्डर देने पर ही बनवाई जाती थी। ठीक है, तो इनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा बहुत ही जटिल सूक्ष्म बारीक तकनीक से किया जाता था। ठीक है, तो ये विलासिता की वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल के लिए विलासिता की एक वस्तु का नाम है फयांस। क्या नाम है, फयांस। क्या नाम है बच्चों, फयांस। ठीक है, ये अमीरों के द्वारा उपयोग की जाती थी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हड़प्पाई समाज में आर्थिक विभिन्नता का अवलोकन कैसे करते हैं। समाधान, ठीक है, गरीबों की कब्र, अमीरों की कब्र। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं, प्रथम उपयोगी वस्तुएं, दूसरी महंगी व दुर्लभ वस्तुएं। ठीक है, आगे मेंशन द मेथड यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू ऑब्जर्व द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन द हड़प्पन सोसाइटी। तो शर्मेटिन के बारे में आप पहले ये चीजें बता देंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको बाद में लिखना है। ठीक है, जब 8 नंबर में आएगा, 3 नंबर में नहीं लिखना है। लग्जरी आइटम्स की बात करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक जो नॉर्मली यूजफुल थिंग्स होती है और एक वो जो काफी एक्सपेंसिव होती हैं और रेयर आइटम्स होते हैं, उसके बारे में। कंप्लीट है, समझ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 25, अभी मैंने आपसे बोला था, मैं आपको बताऊंगा आगे। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है एवं बंगाल में इसे अपनाने के क्या कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे आप ये समझ सकते हो कि किसी एक अधिकारी ने, ठीक है, एक अधिकारी ने किसी गांव के जमींदार को, ठीक है ना, गांव के जमींदार से ये कह दिया, देख भाई 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च तेरी आखिरी डेट है, 29 मार्च के सूर्य अस्त होने तक, ठीक है, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना जो कर है, मान लेते हैं उसको 60 के कर चाहिए। ठीक है ना, तो जमींदार के लिए सूर्यास्त विधि इस्तमरारी बंदोबस्त का मतलब ये हो गया कि 29 मार्च के सूर्यास्त होने से पहले पहले उसे किसी भी तरीके से 60,000 तक का कर उसे देना पड़ेगा। अब इसको एक बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत
जनता से कर वसूलने का कार्य जमींदार को सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित अवधि, कोई डेट, निश्चित दिन के सूर्य अस्त होने से पहले निश्चित राशि कंपनी को देनी पड़ती थी। क्या 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 समझे? निश्चित अवधि, निश्चित दिन के सूर्य अस्त होने से पहले निश्चित राशि कंपनी को देनी पड़ती थी। इससे ही इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर सूर्यास्त विधि कहा जाता था। ठीक, अब इसको अपनाने के पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि कंपनी को नियमित आमदनी की उम्मीद थी। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी के द्वारा इस बंदोबस्त के तहत एक निश्चित राशि 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, इस हिसाब से जमींदार से राजस्व की मांग की जाती थी और किसी ना किसी तरीके से जमींदारों को वो देना ही देना पड़ता। अगर नहीं देते थे तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती। ठीक, अगला क्या है? कृषि में निवेश करता वर्ग का उदय। जमींदार जो था ये अपने मुनाफे के लिए कृषि क्षेत्र में विस्तार करने लगे। क्यों भाई? जमींदार से इतना पैसा मांगा गया है, अगर वो कर उससे ज्यादा इकट्ठा कर लेता है वो तब होगा जब अधिक से अधिक कृषि में विस्तार होगा। तो इसीलिए कृषि में एक निवेश करता वर्ग का उदय हुआ जो लाभ कमाता था और कर्ज जो था वो दे दिया करता था। ये चीजें, ठीक है। तो कंपनी को नियमित आमदनी की उम्मीद हुई, कृषि में निवेश करता वर्ग का उदय हुआ। ये रीजन थे बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त को अपनाने के। कंप्लीट है, समझ गए? आगे बात करते हैं। What was the permanent settlement and what were the reasons for adopting in it Bengal? तो क्या है भाई ये, एंड उसके बाद में दो रीजन थे इसके बारे में। तो पहला रीजन आपका यह जाता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रेगुलर इनकम टू द कंपनी एंड राइज ऑफ क्लास इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, वर्ण के। अर्थात इस्लाम जब भारत में आया तो उसका परिवर्तन केवल हमें राजाओं तक ही नहीं मिला, उसका परिवर्तन हमें और जो जातियां थी, लोग जो थे, किसान वगैरह, इन सभी तक फैला देखने को मिला था। कैसे? आइए समझते हैं। बेसिकली जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो जो परिवर्तन हुए थे वो शासक वर्ग ही सीमित नहीं थे, बल्कि उपमहाद्वीप के दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदाय जैसे कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, बड़े बड़े एरिया तक ये फैल चुका था। ठीक है, जिन्होंने इस्लाम के आगमन के पश्चात इस्लाम धर्म को कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें मानी। कौन सी 5 मुख्य बातें? इन्होंने माना कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, हमें खैरात यानी की भीख बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। खैरात इन द सेंस की दान देना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, दान देना चाहिए। कंप्लीट है। तो क्या 5 बातें मानी जिन्होंने इस्लाम धर्म को माना? अल्लाह केवल एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दूसरी, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरी, खैरात बांटनी चाहिए यानी कि दान देना चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखा जाना चाहिए और जिंदगी में एक बार जाने से पहले इस दुनिया से हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद में इसमें खोजा इस्लामी, जिसे हम सिया बोलते थे, सिया समुदाय, तो खोजा इस्माइली समुदाय, इस्माइली बेसिकली खोजा इस्माइली समुदाय, इसने लोगों ने कुरानों के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। अर्थात कुछ लोगों को कुरान के विचार अभी से अच्छे समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो जो आम बोलचाल थी, नॉर्मली जो विधा थी उनके स्तर की, उसका सहारा लिया ताकि लोगों को इस्लाम धर्म का पता चले। ठीक है, जीनन नाम से भक्ति गीत पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी, कच्ची, हिंदी, गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाने लगे जब ये लोग इबादत वगैरह किया करते थे। ठीक है, अरब मुसलमान व्यापारी जो कि मालाबार तट यानी कि केरल के किनारे बसे हुए थे, उन्होंने क्या किया था? स्थानीय मलयालम भाषा को अपना लिया, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने मातृकुलीयता यानी कि मातृग्रहिता को भी अपनाया होगा। इस तरह से जो इस्लाम धर्म था वो धीरे धीरे जो केवल राजा तक की सीमित था वो विभिन्न समुदाय दूर दराज के इलाकों तक ये पहुंच चुका। ठीक है, तो अब आपने आंसर कैसे लिखना है यहां से देख सकते हैं अच्छे तरीके से, मैंने आंसर आपको समझा दिया। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें। द चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द एडवांट ऑफ इस्लाम वर नॉट कन्फाइंड टू द रूलिंग क्लास डिस्क्राइब। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। ये केवल रूलिंग क्लास तक ही नहीं रहा बल्कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स एंड बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में फैल चुका था, जैसे फार्मर्स, ठीक है, अस्टेंस, वॉरियर्स एंड मर्चेंट्स, इस तरीके से। एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
फाइव मेन थिंग्स क्या रही थी जिन्होंने बेसिकली इसको अडॉप्ट किया था। ओके, एंड जो मेन पार्ट है वो आपके यहाँ पे आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये 3 नंबर का आई थिंक हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक 3 नंबर का ये हमारा शायद से आखिरी है, देखते हैं एक बार। हाँ, 3 नंबर का ये हमारे बेसिकली आखिरी, उसके बाद सेक्शन सी आ जाएगा। देखते हैं 27 में बेसिकली हमारे 2 क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो क्या था भाई उद्देश्य प्रस्ताव, आइए समझते हैं। बेसिकली 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यह प्रस्ताव एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रस्ताव रहा था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदेशों की जो मूल आदर्श है, आदेश नहीं बेसिकली मूल आदर्श, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में दिया था, ये ऐतिहासिक प्रस्ताव होने के साथ साथ इसमें क्या बताया गया था, संविधान में जो हमारा संविधान रहेगा इसके मूल आदर्श कैसे रहेंगे, स्वतंत्र संविधान के। ठीक है, साथ ही इसमें यह बताया गया था कि भारत एक स्वतंत्र, एक संप्रभु और एक अच्छा स्वतंत्र गणराज्य कैसे रहेगा, ये बताया गया था। ठीक है, साथ ही इसी उद्देश्य प्रस्ताव में नागरिकों को न्याय करवाने वाले, नागरिकों को समानता दिलवाने वाले, नागरिकों की स्वतंत्रता का आश्वासन देने वाले अधिकारों को शामिल किया गया था। वो बात अलग है, आयरलैंड अमेरिका के संविधान से ये हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार वो लिए गए थे, लेकिन आश्वासन यहीं से दिया गया। ठीक है, इसमें यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों और दमित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रक्षात्मक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज है, जनजाति हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग है, इनके लिए हम कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। ये चीजें हमें बताई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे तरीके से। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक प्रस्ताव था। स्वतंत्र भारत के संविधान की मूल आदर्शों की रूपरेखा थी। इसमें भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, ये बताया गया था। नागरिकों के न्याय, समानता, स्वतंत्रता, आश्वासन ये दिए गए थे। अल्पसंख्यकों को, पिछड़े जनजातियों को, दमित अन्य पिछड़े वर्ग को रक्षा देने का वादा किया गया था। ये चीजें कंप्लीट है। चलिए, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया बच्चों, इसको मैं 8 नंबर में पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के ऊपर बहस जो हुई है, इसका पक्ष और विपक्ष आपको समझा। तो आइए देखते हैं संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के ऊपर बहस के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क। सबसे पहला, प्रथम जो पृथक निर्वाचिका, इसके पक्ष की बात करते हैं। तो पक्ष की बात आती है बच्चों वीर बहादुर पोखर की। मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। ये वीर बहादुर पोखर मद्रास के थे। इनका ये कहना था कि भारत में अल्पसंख्यक हर जगह है, इसे हम चाह कर भी भारत से हटा नहीं सकते। इसीलिए हमें कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे कानून चाहिए होंगे जिससे अल्पसंख्यक की भी राजनीतिक लेवल पर भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए हमें पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता है। ठीक है, ये इन्होंने इसके पक्ष में बात की। लेकिन विपक्ष में 2 व्यक्ति की बात आती है, एक आर वी धुलेकर है और एक सरदार पटेल। आर वी धुलेकर जी कहते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचिका है ना, ये तुम इसको लेके ज्यादा ये बातें मत करो, ये अंग्रेजों की चाल है हमें तोड़ने के लिए। जब तक राज किया तब तक तो फूट डालो की राजनीति की ही है। ठीक है, लेकिन जब ये चले गए हैं तो पृथक निर्वाचिका के नाम पर हमें तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सरदार पटेल जी ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जिससे आज पूरी राजनीति में ये पूरी तरीके से समा चुका है। लोग जो विभिन्न समुदाय हैं, एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक, इन दोनों समुदायों को लड़ा दिया, भिड़ा दिया, आपस में आमने सामने कर दिया है। और यही कारण था देश के बंटवारे का, जिसकी वजह से मुस्लिमों ने अपने अलग देश पाकिस्तान बनवा लिया और हिंदुओं ने अपने देश भारत को बनवा लिया। ठीक है, अगर तुम्हें भविष्य में शांति चाहिए तो तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हानिकारक प्रभाव डालेगी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था भाई, इसके मुख्य प्रस्ताव क्या थे समझ गए। उसके बाद में अगला क्या देखा आपने, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में वीर बहादुर पोखर की बात, एंड उसके बाद में अरे कहां चला गया, हाँ, विपक्ष में आर वी धुलेकर और सरदार पटेल। आगे देखेंगे व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड राइट इट्स फीचर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बेसिकली ये एक ऐसा लैंडमार्क प्रपोजल था जिसमें एक बेसिक आउटलाइन दी गई थी जो इंडिपेंडेंट इंडिया थी। ठीक है,
क्या क्या इसमें ये बताया गया था कि भारत कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा, कैसे सोवरेन रिपब्लिक रहेगा, ठीक है। साथ ही जो सिटीजन्स रहेंगे उनके जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम की क्या क्या बातें की गई थी वो समझाया गया था, ठीक है। साथ ही जो माइनॉरिटीज है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, एंड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सभी को प्रोटेक्टेड किया जाएगा कुछ प्रोविजन से, वो यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे दिया गया था बच्चों, हाँ, राइट द आर्गुमेंट्स गिवन इन फेवर एंड अगेंस्ट द डिबेट ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। तो देखते हैं प्रतिनिधि निर्वाचिका के बारे में। सबसे पहले इसके फेवर में, तो फेवर में वीर बहादुर पुकर ये बोलते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया में हर जगह हैं, इन्हें आप किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए पॉलिटिकली इनकी पावर को अच्छा बनाने के लिए हमें ये चाहिए होगा, ठीक है। अपोजिशन में आरबी धुलेकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये एक ब्रिटिशों की ट्रिक है हमको तोड़ने की, ठीक है, तोड़ने की, और हम टूट भी रहे हैं इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। सरदार पटेल कहते हैं कि ये एक ऐसी डिमांड है जो पूरी की पूरी पॉलिटिशियंस को इसमें लाके खड़ा कर दिया है, जिससे देश का विकास रुक रहा है, और यही वो कारण था जिसकी वजह से इतना ब्लड स्टोन एंड डिवीजन हुआ हमारे भारत का, ठीक है। इफ यू वांट अ पीस इन द कंट्री देन लीव इट दिस पर्टिकुलर डिमांड। कंप्लीट है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट है आपका समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ओके, अभी देखिए, अभी हमारा बचेगा यहाँ पे सेक्शन नंबर सी, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर डी 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर ई 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। 24, 12, ठीक है, और 5, यानी कि 4, 2, 6, 5, 11, यानी कि टोटल 41 का आपका पार्ट 2 बचता है। तो पार्ट 2 की जो वीडियो है वो हम यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, जैसे ही बनेगी आप वहां से जाके जरूर देखिएगा। वेल, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, आपको आज का ये वाला सेशन कैसा लगा जिसमें हमने आपको हिस्ट्री का आपका जो पेपर था, पेपर नंबर 2, इसका पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझा दिया, पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपकी वजह से अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो का देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।